हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एस के जो सामान्य विज्ञान है उसकी जो फिफ्थ एडिशन है, जो क्या एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, उनके हम इस समय क्वेश्चनों को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का चैप्टर है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उनके हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 60 क्वेश्चन से अधिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने कल 15 हल कर लिए थे, 15 एकदम पूरा विस्तार सहित हल किए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग छोटी छोटी मगर मोटी बातों के क्वेश्चनों को क्या कर रहे थे, इसको हल कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसके पूरे विस्तार से हम लोग देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसका ये जो हल है, हल जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूरा विस्तार से इसको हल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसके हल को पूरा विस्तार से देखते चल रहे हैं। इससे क्वेश्चन फंसना ही जरूरी है। सब एग्जाम्पलर है, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टीसीएस पैटर्न जो लेटेस्ट 2022 तक है उसके सारे सब दिए हुए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। हम लोग का है 16 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कैसी ऊर्जा होती है, तो आंसर देते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा आंसर हम लोग का बी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में कैसी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके हल को देखते हैं। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिकी परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। तो विद्युत कहा जाता है किसको, तो विद्युत आवेश के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है, तो विद्युत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विद्युत को न तो देखा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है, केवल प्रभाव के माध्यम से महसूस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है, तो होता है वो तो प्रेरक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके हल को देखते हैं। अब देखते हैं, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक को रासायनिक समीकरण के तीर के किसके बाएं चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये अभिकारक। ठीक है दोस्तों, अभिकारक ये हो जाता है अभिकरण। ठीक है दोस्तों, इधर इधर वाले। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह होता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच क्या होता है, तो प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक जो थर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक जो थर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश या ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करती है। एक जो थर्मिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वातावरण में ऊर्जा स्थानांतरित करती है। इस कारण वातावरण में गर्म हो जाता है। दहन यानी जलना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी जंग लगना, अम्ल क्षार के मध्य उदासीन अभिक्रिया इत्यादि एक्जोथर्मिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो एक्जोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन से है, तो दहन यानी जलना, ऑक्सीकरण यानी जंग लगना, अम्ल और क्षार के मध्य उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, सब एक्जोथर्मिक अभिक्रिया होती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर। क्वेश्चन है हम लोग का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सूखी बर्फ, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सूखी बर्फ, यानी CO2 को शुष्क बर्फ के
कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, छाट कर सभी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सब क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। ठीक है दोस्तों, इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गैस ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। तो यह शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गैस क्या है, ठोस होती है जो बर्फ की तरह क्या दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो ये मुख्य रूप से क्या होती है, तो कूलिंग रूप के एजेंट में रूप होती है। और कार्बन तत्व का संकेत क्या होता है, C। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु यानी एलॉय नहीं है। तो हम लोग की मिश्र धातु यानी कि एलॉय नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का आंसर, बताते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा हम लोग का आंसर D यानी कि जिंक। तो ये क्या है, जिंक क्या है, अकेले है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई मिश्र धातु नहीं है। ठीक है दोस्तों, ब्रॉन्ज, स्टील और ब्रास क्या मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, अब इन मिश्र धातुओं को देख लेते हैं। तो हम लोग का जिंक क्या था, तो जिंक धातु थी, मिश्र धातु नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर एंड जिंक का क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है पीतल। ठीक है दोस्तों, और कांसा क्या होता है, कॉपर और एसिड यानी टीन का क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका तो ट्रिक भी होता है, पिताजी यानी कॉपर एंड जिंक, तो पिताजी से कॉपर एंड जिंक। ठीक है दोस्तों, पीतल और जेड से पिता जी से हो जाएगा हम लोग का जेड एंड जिंक। इस्पात, स्टील, लोहा तथा कार्बन का एक मिश्र धातु है। तो इस्पात यानी कि स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और कार्बन का एक क्या था, मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, इस्पात। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, वायु की संगठक गैसों सामान्यता होती है। तो वायु की संगठक गैसें सामान्यता होती है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, आंसर देते भी चलिएगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 20 का, तो वायु की संगठक गैसें क्या होती है, हम लोग का आंसर हो जाएगा A यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो वायु की संगठक गैसें क्या होती है, तो हम लोग को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितने होते हैं। वायु की संगठक गैसों में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वायु में क्या है ना, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग क्या है, आणविक नाइट्रोजन है। तो आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग क्या होता है, आणविक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में क्या होता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है। एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या हम लोग क्या कहते हैं, तो हास्य गैस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो किस धातु को चाकू को आसानी से नहीं काटा जा सकता, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, देखिए दोस्तों ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी धातु को काटा जा सकता है, आपको तो मालूम होगा, लेकिन इसने पूछ दिया है कौन सी धातु को चाकू से काटा नहीं जा सकता, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C यानी कि एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम धातु को चाकू से काटा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए इसको हल को देख लेते हैं पूरा। तो एल्यूमिनियम धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। ठीक है दोस्तों, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, धात्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जैसे हम लोग का आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, धातुएं हैं और क्या होती है, विद्युत की सुचालक है। वह पदार्थ जो दिखने में मलिन है, नरम है, वह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, धावनिक नहीं है यानी ध्वनि नहीं देते हैं, तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक है, अधातु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे है हम लोग का कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये क्या है हम लोग का अधातु है। ठीक है दोस्तों, सोडियम अथवा लवण एक रासायनिक तत्व है। तो सोडियम और अथवा लवण क्या है, एक रासायनिक तत्व है। सोडियम आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। तो सोडियम क्या है हम लोग का, सोडियम आवर्त सारणी के प्रथम जो समूह है उसका दूसरा तत्व है। ठीक है दोस्तों, सोडियम की खोज 1807 में हम्फ्री डेवी ने की थी। तो सोडियम की खोज किसने की थी, तो हम्फ्री डेवी ने 1807 में की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के सभी तत्वों को चाकू से काटा जा सकता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के जो फर्स्ट ए में है, जो सभी तत्वों को क्या काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का अलीना की रब से फरियाद, ये सब क्या है हम लोग का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और
फ्रांसियम। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको हम लोग को चाकू से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन सभी को। हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, धातु की विशेषताएं क्या है। तो धातु की विशेषता क्या होती है हम लोग की, तो आंसर दीजिए बताते भी चलिए। ठीक है दोस्तों, ये TCS पैटर्न 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए नए नए पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं 2022 तक के। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, सामान्य तापमान पर ठोस होती है, अपारदर्शी होती है तथा पालिश करने पर क्या होती है, चमकती है। ठीक है दोस्तों, धातु है। अभी हम लोग पीछे पढ़ा भी था धातु के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे है हम लोग का धातु विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है। तो धातु क्या होती है हम लोग की, विद्युत की सुचालक होती है, सामान्य तापमान पर ठोस होती है। तो सामान्य तापमान पर क्या होती है, वो ठोस होती है, अपारदर्शी होती है तथा पालिश करने पर चमकती है। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वो भी क्या होती है हम लोग की धातु ही कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है। तो कौन सी धातु सबसे हल्की होती है हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिथियम। लिथियम धातु क्या होती है, सबसे हल्की होती है। ठीक है दोस्तों, TCS पैटर्न 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसका हल देखते हैं। तो लिथियम सबसे हल्का धातु होती है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 3 होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, तो सबसे भारी धातु हम लोग की क्या होती है, तो ऑस्मियम धातु है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, तो प्लेटिनम हम लोग की क्या होती है, कठोर धातु है। ठीक है दोस्तों, पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो पारा क्या है हम लोग का, एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु है। ठीक है दोस्तों, सिल्वर का संकेत Ag होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, तो 47 होती है। तो ए सिल्वर का संकेत Ag होती है और परमाणु संख्या 47 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता है बार बार। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो किस धातु को तेल में रखना आवश्यक हो जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम धातु को तेल में रखना क्या हो जाता है हम लोग का, आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और सोडियम को क्या रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को भी हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। और सोडियम जो धातु होती है चाकू से काटे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सोडियम क्या होता है हम लोग का, एस ब्लॉक में होता है। तो एस ब्लॉक का तत्व है, तो सोडियम क्या होता है हम लोग का, एस ब्लॉक का तत्व है। और क्या होता है, फर्स्ट ए में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ए सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है और फर्स्ट ए में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषम की पहचान करें। तो हम लोग का ABCD इनमें से विषम कौन सा है, तो LP टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, विषम क्या है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जल। तो जल क्या है, विषम है। तो जल एक क्या है, तो यौगिक है। ठीक है दोस्तों, यौगिक है, मिश्रण नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जल बाकी सभी मिश्रण है। तो मिश्र धातु वायु दूध क्या है हम लोग का, मिश्रण है। H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात से बना यौगिक है। तो H2O क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना यौगिक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या होता है, तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आदर्श गैस की संपीड़ितता कारक क्या होती है, तो एक होती है। तो आदर्श गैस की संपीड़ितता कारक कितनी होती है, तो हम लोग की एक होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको भी। हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण होता है हम लोग का, तो दूध होता है हम लोग का, आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इमल्सन, यानी कि पायस का उदाहरण। तो दूध हम लोग का क्या होता है, इमल्सन, यानी कि पायस का उदाहरण। तो पायस का उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मक्खन और मार्जिन। तो मक्खन भी क्या होता है हम लोग का, ये पायस का उदाहरण। दूध और क्रीम, दूध और क्रीम, क्रीम भी हम लोग का क्या होता है, तो पायस का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, मैग्मा और धातु, मैग्मा और धातु भी क्या होती है हम लोग को, धातु में काटने वाले तरल पदार्थ भी क्या होता है हम लोग की, मैग्मा धातु काटने वाले पदार्थ भी क्या होता है हम लोग की, पायस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो इसे याद ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मक्खन, क्रीम और दूध और मैग्मा धातु ये सब क्या होता है हम लोग का, पायस होता है। ठीक है दोस्तों, जो मैग्मा में होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वायु को नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हम लोग की, तो हम लोग का
26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का बी, निआर्द्रीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हम लोग की, निआर्द्रीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इस निआर्द्रीकरण का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो वातानुकूलन का उपयोग करने के लिए हम लोग करते हैं, तो वातानुकूलन के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यानी कि ठंडक के लिए। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नाइट्रोजन, या कि नाइट्रोजन सबसे कम घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, TCS पैटर्न 2022 का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन गैस जल में सबसे कम घुलनशील है। जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो जल क्या है हम लोग का, एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें सभी यौगिक या अणु घुलते हैं जिनकी प्रवृत्ति क्या होती है, तो ध्रुवीय होती है। तो जल क्या एक ध्रुवीय विलायक है, किसका, वही यौगिक जो या अणु घुलते हैं जिनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ध्रुवीय हो। सभी विद्युत संयोजी पदार्थ ध्रुवीय होती है, तो जो सभी विद्युत संयोजी पदार्थ होते हैं क्या होते हैं हम लोग की, ध्रुवीय होती है, तथा जल में भी क्या होते हैं, विलय होते हैं। उपयुक्त विकल्पों में पदार्थ सहसंयोजी है, जिसमें NH3 एवं HCl क्या है, ध्रुवीय है। तो जिसमें पदार्थ सहसंयोजी है, विकल्प जो दिया था हम लोग का, पदार्थ सहसंयोजी है जिसमें क्या NH3 और HCl क्या था हम लोग का, ध्रुवीय है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेंस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, और 28 का हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि प्लाज्मा, यानी ग्रुप डी 2019-18 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोरेंस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ क्या चमकता है, तो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या होती है, सूर्य और तारे क्या होता है, अधिक तापमान किसके कारण चमकते हैं, तो अधिक तापमान पर प्लाज्मा के कारण ही क्या होते हैं हम लोग के चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से देखना है कौन सा कथन सही है। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये तो गलत हो गया हम लोग का। तो जल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, तो ये भी गलत हो गया। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, ये बात सही है, यानी कि H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। ठीक है दोस्तों, जल एक तत्व है, तो जल यहाँ तत्व तो नहीं होगा, यहाँ पर यौगिक है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि आंसर इसमें क्या ऑप्शन में क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ए क्या है, क्लोराइड विलयन, बी पायस, ठोस विलयन, डी लवण और पानी, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 30 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा ठोस विलयन। तो एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके हल को देखते हैं। तो एक ठोस विलयन ठोस रूप में पदार्थों का एक रूप मिश्रण है। ठोस विलयन प्रायः दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं से बना होता है, जो एक क्रिस्टल जाली लैटिस साझा करता है। यह कुछ निश्चित मिश्र धातुओं में होता है। उदाहरण के लिए निर्माण कंस्ट्रक्शन में बहुत सा स्टील प्रयुक्त होता है, जो वास्तव में लोहे और कार्बन का एक क्या होता है, तो ठोस विलयन होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो हीरा पृथ्वी पर एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। यह हीरे की विशाल आणविक संरचना के कारण है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं में क्या होते हैं, बंध जाता है। ठीक है दोस्तों, सहसंयोजक बंधन बहुत मजबूत होते हैं। तो सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीरे में कई सहसंयोजक बंधन होते हैं जो उसे कठोर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो हम लोगों ने अभी पिछले पढ़ा ही था। तो लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आइए इसके हल को देखते हैं पूरा। लाफिंग गैस या हंसाने वाले गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रोस्टली ने 1793 में की थी। तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रोस्टली ने की थी। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है हम लोग की, एक रंगहीन और गंधहीन गैस है।
नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग सर्जरी और दंत चिकित्सक निश्चेतक या दर्द निवारक में किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्जरी में, दंत चिकित्सा में, या निश्चेतक के रूप में, या बेहोश के रूप में करने के रूप में, और दर्द निवारक के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल या कोयले के दहन से प्रदूषित धुएं का मुख्य अवयव है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल या कोयले के दहन से प्रदूषित धुएं का मुख्य क्या होता है? अवयव होता है। तो NO2 अम्ल वर्षा को भी जन्म देती है। तो NO2 क्या होती है? तो हम लोगों की अम्ल वर्षा के रूप को क्या कहती है? जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा कराती है NO2, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन कल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल यानी कि कल और परसों में हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कल के सेशन में अब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।